गुड मॉर्निंग। आज जैसे कल हमने बेटा अपने आपके पूरे मौलिक अधिकारों के बारे में कंप्लीट कर लिया कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। आज हम उन मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये कहता है कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों को रिस्टोर कराने के लिए, सपोज करो कि हमने सारे मौलिक अधिकार जो हम आपसे चर्चा की वो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो प्रोवाइड कर दिए पब्लिक को, सिटीजन्स को, लेकिन क्या किसी को अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में वो इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाए, इस बारे में चर्चा हम करेंगे। वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन रखे हुए हैं इसके लिए, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो नॉर्मली जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश या निर्देश दे सकते हैं सरकार को। सर्वोच्च न्यायालय भी आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के अंडर ये अधिकार है दोनों को। प्रियंका आ गई है, चलो गुड, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। मेरी आवाज आ रही है प्रियंका? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपने पूरे मौलिक अधिकार तो पढ़ लिए। मौलिक अधिकारों में लास्ट में हमने बात की थी आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मैंने कल कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका मौलिक अधिकार है। कैसे इंपॉर्टेंट अधिकार है, क्यों इस मौलिक अधिकार को हम सबसे इंपॉर्टेंट जगह देते हैं? क्योंकि जितने भी आपके मौलिक अधिकारों के बारे में, चाहे समानता के अधिकार, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में तो दे दिया, लेकिन सपोज करो अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, उनके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, किसी को इलीगली कस्टडी में रख दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो क्या करे इंसान? ये सारा का सारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में बताया गया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अधिकार तो दे दिए, उन अधिकारों को लागू कौन कराएगा? तो उन अधिकारों को लागू कराने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को दी है। वो लागू कराएगा, वो सरकार को आदेश या निर्देश, इंस्ट्रक्शन देगा, और न्यायालय कई प्रकार के विशेष रिट जारी करेगा। अब एक एक कौन कौन सी रिट होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना? समझ गए? यहां तक समझ में आ रहा है? तो पहला होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि बॉडी को, जो जिसको अरेस्ट किया गया है उसको प्रोड्यूस कीजिए, सामने लाइए, ठीक है ना? हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हैव द बॉडी, कि वो बॉडी को सामने लाइए। यानी कि किसी को गिरफ्तार किया है और उसको लगता है कि मुझे गिरफ्तार करने का तरीका गलत है, या तो कारण ही गलत है, उसे गिरफ्तार किया ही नहीं जाना चाहिए था लेकिन गिरफ्तार कर लिया है, तो अब उस कंडीशन में क्या करेगा? भाई इंडिविजुअल को तो गिरफ्तार कर लिया, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो है पुलिस की कस्टडी में चला गया, या उसको कोई जरूरी नहीं है कोई पुलिस ही उसको गिरफ्तार करे इलीगली, कोई भी और किसी को बंधक बना लेता है, मान लो किसी की दुश्मनी है, उसको पकड़ के अपने घर में ही पेड़ के बांध लिया, तो उस कंडीशन में अब हमारे जो रिलेटिव्स हैं
वो ऐसा कर सकते हैं कि सीधा का सीधा रिलेटिव या कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई वकील वगैरह भी आपका कोई सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और आर्टिकल 32 का रेफरेंस देकर वो ये बता सकता है कि भाई मेरा ये क्लाइंट है। अगर वकील है तो ये बोलेगा मेरा क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट को इलीगली गलत तरीके से उसने ये अपराध किया ही नहीं जिस अपराध की दिखाते हुए पुलिस ने उसको कस्टडी में किया है, कस्टडी में कर लिया है। या फिर अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कोई बदमाश उसको अरेस्ट करके रख लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, तो ये बताएगा कि भाई मेरे जो रिलेटिव है उसको किसी ने अगवा कर लिया। तो उस कंडीशन में सारे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि ये यस ये तो बात सही है, इसको तो इलीगली डिटेन किया है, इसको तो किया ही नहीं जाना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएंगे ना कोर्ट के सामने, तो उनको देखने के बाद में अगर लगेगा उसको तो उनको वो रिलीज करने के लिए बोलेंगे कि भाई उनको छोड़ दिया जाए। तो पहले तो ये बताओ प्रियंका बुक वगैरह ली है या नहीं, मैसेज करके बोल दो यस या नो अभी तक। अरे बेटा कैसे काम चलाओगे तुम? तो काम कैसे मेरे खाली यहाँ पर बताने से कोई होगा? आपके पास में भी कुछ तो ठीक है, आज मैं नोट्स भेजूंगा, प्रियंका मेरे मोबाइल पे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उन नोट्स को लिखते जाओ, ठीक है ना? ऐसे मत करो कि खाली बैठे रहोगे। तो ये हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि न्यायालय के सामने गिरफ्तार आदमी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी हो या असंतोषजनक हो तो न्यायालय उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है, ठीक है ना? अगर न्यायालय को लगेगा कि ये आदमी को तो गिरफ्तार ही गलत किया गया है, ये गिरफ्तार करने का तरीका गलत है, संतोषजनक नहीं है, तो उसको छोड़ने के लिए दिया बोलेगा। अब ये न्यायालय द्वारा इश्यू किया जाता है, इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यायालय जो रिट जारी करता है परमादेश। परमादेश और इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैंडामस। MANDAMUS मैंडामस। अब ये क्या है? ये आदेश भी न्यायालय जारी करता है। कब करता है ये देखो भाई, सपोज करो, देखो अभी आप समझने की कोशिश करो मैंडामस की रिट कब इश्यू की जाती है, कब आदेश देता है न्यायालय। अभी देखो कोविड फैल रहा है, सपोज करो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, अब इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। अगर कोविड फैल रहा है तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, कोई तरीका क्या अपनाना चाहिए ताकि कंट्रोल किया जाए, और जहां पर फैल रहे हैं उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दे, वहां पर लोग इकट्ठे ना हो। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की है, ठीक है ना? उनकी जांच करे, उनका ट्रीटमेंट वगैरह। अगर डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो संवैधानिक जिम्मेवारी दी है, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जिम्मेवारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता है, तो उस कंडीशन में मैंडामस की रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? कब करेगा सुप्रीम कोर्ट को? तो सपना नहीं आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई जाके बोलेगा कि भाई हमारे एरिया में ये बीमारी फैल रही है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, कोई और भी कारण हो सकते हैं, और वहां पर जो बैठे हुए डिपार्टमेंट के रेस्पॉन्सिबल इंसान हैं वो अपनी जिम्मेवारी, सरकारी कर्मचारी नहीं निभा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन द रिट ऑफ द मैंडामस विल बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ये क्लियर हो गया यहां तक? तो नेक्स्ट है निषेध आदेश। प्रोहिबिशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में।
अब प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन का नाम देखने से ही लग रहा है, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को, किसी को कुछ मना करना कि ये काम आपका जिम्मेवारी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये कब होता है, इसको समझना है हमने, एक एग्जांपल से ही समझते हैं। सोचो कि एक इंसिडेंट है, कोई अपराध है, वो मुंबई में हुआ और उसका अपराधी अपराध करके यहां पर आ गया हरियाणा में। अब क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस इन मुंबई, उसकी सुनवाई जो है मुंबई के कोर्ट के न्याय क्षेत्र में होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसकी सुनवाई हरियाणा का रेवाड़ी का जो अपना जो जुडिशियल कोर्ट है वो सुनवाई करना शुरू कर दे, तो इसको बोलते हैं निषेध आदेश। जो बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने लोअर कोर्ट को ये बोलेगा भाई दिस इज नॉट अंडर योर जोरिस्डिक्शन, या आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, द इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस इन मुंबई, तो ये आपकी सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो निषेध आदेश कब जारी किया जाता है, समझ गए, कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करे, उसके अधिकार में ही नहीं है वो काम, और किसी मुकदमे की सुनवाई करे, किसी कोर्ट केस की सुनवाई करे, तो ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली अदालत ये आदेश जारी कर सकती है ऐसा नहीं करने के लिए उसको। ये क्लियर हो गया? प्रियंका मैसेज कर दिया करो, आवाज पता नहीं आती नहीं है। हाँ, तो ये हो गया आपका निषेध आदेश। पहले हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात किया। बंदी मतलब जैसे किसी को बंदी बना लेना, प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको सामने हाजिर करना कोर्ट के सामने। फिर परमादेश आ गया कि सबसे बड़ा आदेश हो गया कि ये आदेश न्यायालय अपने अधिकारी को जारी करता है कि भाई तुम अपना काम नहीं कर रहे, जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है वो नहीं, आप अपना ड्यूटी जिम्मेवारी निभा रहे। फिर निषेध आदेश आ गया कि जो तुम्हें ये काम करने की मनाही है क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये मुंबई कोर्ट के यानी कि या बड़े कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होनी है, तुम गलत कर रहे हो, राइट। अब सिमिलरली एक और है अधिकार परीक्षा। इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसको ये थोड़ा लैटिन वर्ड है ना, थोड़ा सा आपको सुनने में अलग लगेगा। इनको वर्ड को दो चार बार अगर रिपीट करोगे, लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा। अधिकार परीक्षा यानी कि किसी से अधिकार पूछना, क्यों वारंटो, क्यों वारंटो, यानी कि जब कोई किसी पद के ऊपर बैठा है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर बैठा है, मान लो रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है, और किसी XYZ को पता लगता है कि ये तो इस पद पे बैठने के लायक ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, इसकी डिग्री ही नकली है, इसने वो डिग्री हासिल की है, वो यूनिवर्सिटी ही रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसके के आगे का जो इसने कोई एग्जाम दिया है कंपटीशन का, फिर इसने ट्रेनिंग की है, वो सब बेकार हो जाता है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए थी, क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन, और वो ग्रेजुएशन इसने किसी यूनिवर्सिटी से की है या फेक डिग्री है जिसकी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो इस तरह के मामलों में कोई कोर्ट में जाकर बताएगा भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट या हमारे फलानी जगह पे ये इंसान काम कर रहा है और इस इंसान के पास में वो अधिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है जो चाहिए। कोई सोचो कि एम्स का सबसे बड़ा अस्पताल अपने देश में एम्स है, और उसका जो डायरेक्टर है, एम्स का डायरेक्टर सबसे बड़ी पोस्ट है, वो बैठा हुआ है, बाद में पता लगता है कि उसकी MBBS की डिग्री फेक थी। तो इस कंडीशन में ये सुप्रीम कोर्ट एक रिट इश्यू करता है जिसको क्यों वारंटो या अधिकार परीक्षा के नाम से बोला जाता है, और उससे अधिकार पूछा जाता है कि आप इस पद के ऊपर क्यों बैठे हो, आप अपना
दिखाइए आपके पास में क्या प्रूफ है कि आप इसके लायक हैं इस पद पे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स से वो संतुष्ट नहीं कर पाता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया अधिकार परीक्षा? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है उत्प्रेषण रिट। इसको सर्जरी बोला जाता है इंग्लिश में। अब जब ये भी लगभग निषेध आदेश जैसा ही है, दिखाई दे रहा है उत्प्रेषण सर्जरी, CERTIORARI। अब ये कब इशू करती है अदालत? सारी की सारी रिट सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट ही इशू करता है। इसके अलावा किसी दूसरे छोटे कोर्ट को ये रिट इशू करने का अधिकार नहीं है। तो ये उत्प्रेषण रिट है, सर्जरी रिट है, वो कब इशू करते हैं इसको भी देख लेते हैं और एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना कोई अधिकार के कार्य करता है तो उसके, हाँ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। सपोज करो, देखो मर्डर के केस हो गए, बड़े हीनियस क्राइम हैं, उनकी सुनवाई नॉर्मली उनको अगर कोई पनिशमेंट वगैरह देना होता है तो उसका हाई कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट से के इक्विवेलेंट बड़े कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई होनी होती है केस की। नीचे वाले कोर्ट उस केस को ऊपर वाले कोर्ट में भेज देते हैं। लेकिन ऐसा ना होकर कोई छोटी अदालत इस तरह के केसेस की सुनवाई करने लगती है तो उस विचाराधीन केस को बड़ी अदालत उस केस को या किसी भी केस को अपने पास में मंगवा सकती है सुनवाई करने के लिए। तो उसके लिए जो रिट इशू करती है उसको सेशरी या उत्प्रेषण रिट बोला जाता है। जब कोई फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्लियर हो जाए। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं जो काम कर रहा है, अदालत लोअर कोर्ट के हाथ में ही नहीं है, वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और उसके समक्ष जो मामला है विचाराधीन मामला है, तो ऊपर वाली अदालत ये बोल रही है कि भाई ये आपके बात नहीं है, बस की बात नहीं है, आप इस मामले को हमारे पास भेज दीजिए, हम इस केस की सुनवाई करेंगे। तो क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसकी सुनवाई हमारे यहाँ पर होनी है, तो इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन में जो रिट इशू की जाती है प्रियंका, उसको उत्प्रेषण रिट के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी आपने आज, हाँ एक मिनट बेटा, मैं इसको डिस्कनेक्ट ही कर देता हूं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मैं कर देता हूं। एक सेकेंड। मैसेज कर दिया करो। मैं आप यही कह रहे हो ना कि उत्प्रेषण रिट दोबारा से बता दीजिए, मैसेज कर दो यस। हाँ, ये वो है बेटा कि जब कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी, कोई ऑफिसर है, वो ऐसे कार्य को करता है, ऐसी काम की सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, ठीक है ना, वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। वो लगभग तुम इसी बात को समझ सकते हो कि एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूं आपको दूसरे तरीके से, ताकि आपको थोड़ा ये समझ में आ जाए कब इश्यू करता है उत्प्रेषण रिट, कब बड़े कोर्ट छोटे कोर्ट को ये बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि
रेवाड़ी का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिस केस की सुनवाई कर रहा है डिस्ट्रिक्ट अदालत, अब वो अदालत का जो जज है, मुझे पता लगा या एक्स वाई जेड को पता लगा जिसने अपराध किया है उसका रिलेटिव है। इसलिए मान लो कि मैंने केस किया और मुझे पता लगा कि अदालत में जो जज केस की सुनवाई कर रहे हैं वो अपराधी का रिलेटिव है, और मुझे ये लगने लगा कि अगर इस केस की सुनवाई ये जज करेगा तो इससे फेयर डिसीजन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसका रिलेटिव है, वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा, अपने रिलेशन का बेनिफिट उठाएगा, उसको समझ किसी तरह से अप्रोच करेगा, और वो कोर्ट का सुप्रीम जो भी वो जो जज है वो उसी की तरफ करेगा, करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस चीज का प्रूफ मेरे पास होना चाहिए कि रिलेटिव है उसका, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई मैं प्रूफ दे पाता हूं उससे हायर कोर्ट को, बड़े वाले जिसके नीचे, मान लो कि रेवाड़ी की जो अदालत है वो किसके अंडर में आ रही है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंडर में आ रही है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट हरियाणा का कहाँ है, चंडीगढ़ में है उच्च न्यायालय। तो मैंने उच्च न्यायालय में जाके ये बात बता दी कि रेवाड़ी के अंदर जो कोर्ट के अंदर अदालत में केस चल रहा है और जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा किया है अपराधी के खिलाफ, अपराधी का रिलेशन है जज के साथ में, और मुझे ऐसा लगता है इसका डिसीजन फेयर ट्रायल नहीं होने वाली है, उसको सजा नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस केस की सुनवाई किसी दूसरे अदालत में ट्रांसफर कर दी जाए या हायर कोर्ट में कर दी जाए। तो उस कंडीशन में, क्योंकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंडर में आता है रेवाड़ी वाला ये कोर्ट, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट को ये अधिकार है उस केस की सुनवाई वो अपने पास में मंगा सकता है या किसी दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरे कोर्ट में दे सकता है, या फिर किसी दूसरे जज के पास उस केस को ट्रांसफर कर सकता है। अब क्लियर हो गया? हाँ, तो ये सर्चरी रिट इश्यू की जाती है। ये सारी चीजें बुक में एग्जाम्पल से हो सकता है कि समझ में नहीं आए, लेकिन बुक में से कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। अब ये तो बात की हमने आपके मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों के वायलेशन अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को छीनता है तो उस कंडीशन में आप किस तरह से कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को रिस्टोर करा सकते हो, उसके बारे में जो न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इश्यू करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लिया। अब मौलिक अधिकार वो चीजें थी, अगर आपको शुरू में डेफिनेशन याद हो, कि ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सरकार को ये जो अधिकारों की हमने बात की, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था ये सारे अधिकार हमने देश के नागरिकों को दिए हैं, और सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन अधिकारों को बचाए, लोगों के इन अधिकारों की सुरक्षा की जाए, ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यायालय इसके अंदर अपना रोल निभाएंगे, जो मैंने बताया अभी न्यायालय का क्या क्या रोल है। तो ये तो कुछ कहा था सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि इन मामलों के अंदर सरकार को इंटरफेरेंस नहीं करना है, किसी के अधिकारों को नहीं छीनना है, समानता का अधिकार नहीं छीनना है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीनना है, किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करनी है, किसी का शोषण नहीं करना है। यानी कि क्या क्या सरकार को नहीं करना है वो सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार थे, ठीक है ना। अब सरकार भाई सारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी भी बातें लिखी हैं कि सरकार को ये तो था नहीं करना है, इनमें मामलों में दखल नहीं देना है, लेकिन सरकार को क्या क्या काम करने हैं वो भी सरकार को बताया गया है, ठीक है ना। अगर ये काम में जो नहीं करना था उसमें सरकार इंटरफेरेंस करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों का वायलेशन होने से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने का हमको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है।
लेकिन अब हम चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं जहां पर राज्य को कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, राज्य मतलब देश, देश को कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है ना, अभी तक तो ये बोला गया था मौलिक अधिकारों में कि क्या क्या नहीं करना है। यहां पर आपको दखल नहीं, अंदाजी नहीं देनी है, सब समान है, आप समानता को खत्म नहीं करना, सबको स्वतंत्रता मिली है, उनकी स्वतंत्रता को खत्म नहीं करना, और सब लोग धार्मिक भावनाओं को, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, अपनी मर्जी से कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है, उनको अपनाने दीजिए, सरकार को इंटरफेरेंस नहीं करना है, किसी को आप गलत प्रोफेशन में मत डालिए, किसी का वेश्यावृत्ति में मत डालिए, बच्चों से काम मत कराइए, मतलब सरकार के लिए नहीं, और लोगों को भी कहा कि किसी को इस तरह का मिसयूज मत करिए। अगर करते हो तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए थे, ये आप इनका बेनिफिट उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते थे। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वो चीजें हैं, सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए वो बता रखा है उसमें। लेकिन ये क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर वो सरकार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो वो जस्टिसेबल नहीं है। इसका मतलब भाई मान लो कि आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तब अच्छे से समझ में आएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई सब स्टेट के अंदर एक हाई स्कूल या 10+2 तक का स्कूल होना चाहिए, सब गांव के अंदर एक 10+2 तक का गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बात लिख दी कि सभी स्टेट के अंदर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के सभी गांवों के अंदर 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग हो, लड़कों के लिए अलग हो। अब ये लिख देने मात्र से तो ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर चाहिए। ये हर स्टेट की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। कोई स्टेट आज के दिन डेवलप्ड है, पैसा ज्यादा है, तो हो सकता है वो अपनी गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल कर सकता है, या हर गांव में स्कूल खोलने की पोजीशन में है 12th तक का। लेकिन कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर वो राज्य गरीब है, उसके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो हर गांव के अंदर स्कूल खोल दे, तो वो क्या करेगा, 4-5 गांव का एक स्कूल खोलेगा। तो इट डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द दैट स्टेट। ठीक है ना, उस राज्य की आर्थिक स्थिति ये बताएगी कि वो खोल सकता है या नहीं। तो सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आजादी दे दी सरकार को कि भाई ये काम हम तुमको कह रहे हैं करने के लिए, लेकिन ये काम आप करने की पोजीशन में हो तो करिए, और नहीं करने की पोजीशन में हो तो जब आप करने की पोजीशन में तब करना। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कार्य हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन राज्य को करने के लिए कहता है। लेकिन साथ में ये भी है, अगर राज्य वो काम नहीं कर पाता है तो हम उसके अगेंस्ट में, राज्य के अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट उस केस की सुनवाई नहीं करेगा। अभी तक मौलिक अधिकार में हम बात कर रहे थे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप उसके रिस्टोरेशन के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर आगे कल और आगे पढ़ेंगे। ये बोलते हैं कि संविधान निर्माताओं में सारी बातें वो आपको बता चुका हूं, वही बुक में लिखा है, कुछ अलग नहीं है। थोड़ा सा फिर भी पढ़ देते, कुछ बचा होगा तो सामने आ जाएगा। कि संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब देश आजाद हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले बना है ना, देश आजाद होने से पहले बनाना शुरू किया था। ठीक है ना, 1946 से शुरू कर दिया था बनाना, उसकी तैयारियां होनी। तो उनको पता था कि देश के सामने कई सारी, जब देश आजाद होगा तो कई सारी चुनौतियां होंगी।
हालांकि बनकर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे बनने की प्रक्रिया भारत के आजाद होने से बहुत पहले शुरू हो गया था। ठीक है ना? आप पढ़ चुके हो कितना पीरियड लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो सभी बहुत सारी चुनौतियां थी, नागरिकों में समानता लाना था, कल्याण के काम करने थे। तो उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देश जरूरी है। यानी कि जो फाउंडिंग फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे देश का, उनको लग रहा था कि आगे बहुत सारे काम किए जाने हैं जो सरकार को करना है, तो उनको हम नीति निर्देश कर देंगे कि भाई ये काम सरकार को करने हैं, आगे आने वाली सरकारों को ये काम करने होंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी किया कि इसको हम थोप नहीं सकते सरकार पे, सरकार को करना ही है, बाध्यकारी नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशन, उसके पास में फाइनेंशियली पैसा है, वो करने की पोजीशन में, तो पहले कर देगी। कोई स्टेट की पोजीशन बाद में 4 साल बाद बनती है तो बाद में करेगा, 10 साल बाद बनती है तो 10 साल बाद में करेगा। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मेंशन कर दिया गया। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराने की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई सरकार वो काम नहीं कर पाती है, मान लो कि स्ट्रीट लाइट है गांव में, जोड़ है, पानी का इंतजाम करना है, अगर सरकार वो काम नहीं कर पाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोर्ट में सीधा चले जाएंगे उसके अगेंस्ट में, नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया नहीं। तो हम न्यायालय के में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि सरकार को आदेश दे कि मेरे गांव में भाई एक क्रिकेट का मैदान होना चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करेगी तो करेगी। पहले जो जो जीने के लिए जरूरी सुविधाएं हैं, जीने के लिए खाना है, रहना है, वो अगर उपलब्ध करा रही सरकार, फिर बाद में अगर उसकी पोजीशन अलाउ करेगी तो वो कर पाएगी। तो संविधान निर्माताओं को मानना था कि ये हिस्सा है जो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, और इसके पीछे एक नैतिक शक्ति है। नैतिक शक्ति का मतलब नैतिक रूप से न्यायालय मतलब राज्य को लगना चाहिए कि ये काम लोगों के प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, हमें प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए जरूरी है तो स्कूल होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं पर नहीं कर पाता है कोई राज्य, तो उसको हम मजबूर भी नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ताकि नैतिकता की चीजों को क्या है लोग गंभीरता से लेंगे और धीरे धीरे जब भी वो लागू करने की कंडीशन में होंगे तो लागू कर पाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ, तो ये आज इसके नोट्स में तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैसेज करने से पता नहीं आज कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ये, तो हम मैसेज कर देना तुम मेरे पास और मैं आपके पास नोट्स भेज दूंगा। ठीक है बेटा, एग्जिट कर सकते हो।